हेलो स्टूडेंट्स, तो अणुसंख्या गुणधर्मों के बाद जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है वो है असामान्य अणुभार या असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या चीज है ये? तो अणुसंख्या गुणधर्मों की सहायता से जो अणुभार का हमें जो मान प्राप्त होता है वो सही तभी हो सकता है जब वो विलयन दो शर्तों का पालन कर रहा हो। भाई हम अणुसंख्या गुणधर्मों की सहायता से क्या प्राप्त करते हैं? विलय का अणुभार ज्ञात करते हैं। तो विलय का अणुभार सही तभी आएगा जब दो शर्तें वो विलयन पूरी तरह से फॉलो कर रहा हो। कौन कौन सी है? एक तो विलयन तनु हो, यानी कि राउल्ट के नियम का पालन कर रहा हो, राउल्ट के नियम का पालन कर रहा हो, है ना। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है, तो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। एक शर्त तो ये है, तो ये तो नॉर्मली करते ही है, ठीक है। और दूसरी शर्त जो है, जो विलय है आपका, जो विलयन बनाने के लिए आपने उसमें मिलाया है, विलय का आयनन या संगुणन ना हो। यानी जो विलय मिलाया है, अवाष्पशील विलय आपने विलयन के अंदर, वो ना तो टूटकर, मतलब ना तो उसका वियोजन हो, आयनन का मतलब वियोजन होता है, और ना ही क्या हो संगुणन, मतलब ना ही उसके कण विलयन में डालने के पश्चात जुड़ करके बड़े कणों का निर्माण करे, और ना ही उसका एक कण टूट करके अनेक कणों का निर्माण करने, मतलब टूटने का और जुड़ने का काम नहीं हो जब विलय को आप विलयन में घोलें। तो ऐसे में ये घटनाएं नहीं होगी, तभी जाकर के आपको अणुभार का सही मान प्राप्त होगा। लेकिन क्या होता है, कई विलय ऐसे हैं जिनको जब विलायक में घोला जाता है तो घोलने के पश्चात या तो क्या हो जाएगा, उनका आयनन हो जाएगा। आयनन का मतलब वो, जैसे कि आपने NaCl डाला, एक अणु डाला NaCl का, तो NaCl हम जानते हैं जल में घुल करके किन में बढ़ जाता है, Na प्लस प्लस Cl- आयनों में बढ़ जाता है। यानी कि कणों की संख्या बढ़ गई। कण परमाणु है, आयन है, अणु है, इस पर फर्क नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अणुसंख्या गुणधर्म केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वो कण कौन से प्रकार के हैं, कैसी उनकी प्रकृति है, उस पर डिपेंड नहीं करते। तो NaCl का एक कण डाला, दो में बट गया, दो में बदल गया, ठीक है। 10 डालेंगे तो कितने बना लेंगे? 20 बना लेंगे। तो आयनन हो गया यहां पर, ठीक है। और आयनन हो गया, तो आयनन होने से कणों की संख्या बढ़ गई। तो हमने तो सोचा था कण हमने इतने डाले तो जो अणुभार के मान है उतने कणों के हिसाब से आने चाहिए थे, लेकिन कणों की संख्या बदलने से अणुसंख्या गुणधर्म बदल जाएंगे। अणुसंख्या गुणधर्म बदलने से जो अणुभार के मान आएंगे वो क्या आएंगे? गलत आएंगे। और उस गलत अणुभार के मान को ही हम क्या बोलते हैं? असामान्य अणुभार। अणुभार का मान अणुसंख्या गुणधर्मों पर निर्भर करता है, ठीक है। हम जानते हैं अणुसंख्या गुणधर्म जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके? अणुभार के होते हैं ना। जैसे कि मान लो कोई सा भी ले लो, अभी जैसे पाई वाला आया, तो पाई बराबर क्या आया था? WB/MB RT अपॉन में V। और अगर आयतन किसमें है? ml में, तो 1000 और लगा देते, ये आया था हमारे पास। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये विलय का क्या है? अणुभार, और ये क्या है? परासरण दाब, यानी अणुसंख्या गुणधर्म। तो ये दोनों एक दूसरे के हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो सभी के अंदर, चारों अणुसंख्या गुणधर्मों के अंदर विलय का अणुभार अणुसंख्या गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती ही होता है। ये कुल मिलाकर निर्भर करता है, चाहे समानुपाती हो चाहे व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन अणुसंख्या गुणधर्म पर ही निर्भर करता है कौन? अणुभार। अणुसंख्या गुणधर्म बदलेंगे, अणुभार बदलेगा, ठीक है। तो अणुसंख्या गुणधर्म करते हैं अणुओं की संख्या पर निर्भर, तो अणुओं की संख्या बदल गई तो अणुसंख्या गुणधर्म बदल जाएंगे। तो ऐसे में अणुभार भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो गलत मान आएंगे आपके पास अणुभार के, ठीक है। तो ये जो गलत मान आ रहे हैं अणुभार के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इस गलत मान को हम क्या बोलते हैं? असामान्य अणुभार। सामान्य मतलब जो नॉर्मली होना चाहिए, असामान्य जो नहीं होना चाहिए लेकिन क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है, असामान्य अणुभार। तो आयनन हुआ, तो जैसे NaCl 2 बना रहा ना, 2 कण दे रहा है, एक NaCl का एक अणु 2 कण दे रहा है। तो ऐसे में मान लो इसका अणुभार, जैसे हमने ऐसे ही लिया 30 है, तो अणुसंख्या गुणधर्म बढ़ेंगे तो अणुभार क्या होगा? घटेगा। तो 30 की जगह इसका अणुभार कितना प्राप्त होगा? 15, क्योंकि इसके कणों की संख्या डबल हो गई ना, तो अणुभार क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अणुभार, क्योंकि अणुसंख्या गुणधर्मों के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो गलत आ रहा है, वो कितना आ रहा है? आधा। जैसे मान लो कोई AlCl3 है, वो 4 में बटेगा, Al प्लस प्लस 3Cl-, ये 4 देगा। तो इसका जैसे कि मान लो 40 है, तो इसका 1/4 आएगा, यानी 40/10 कर दो आप, 40/4 कर देंगे 1/4 में, तो कितना आ जाएगा? 10। तो आना चाहिए था 40, आएगा कितना? 10। तो उस हिसाब से अणुभार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, अगर कण बढ़ते हैं तो। उसी प्रकार अगर संगुणन होता है,
संगुणन कब, जैसे कि कुछ आयन अणु ऐसे हैं जिनको आप किसी विलायक में घोलेंगे तो घुलने के पश्चात क्या होते हैं, उनके एक से अधिक अणु आपस में जुड़ करके वृहद अणुओं का निर्माण कर लेते हैं, बड़े अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है CH3COOH, है ना, ये एसिटिक अम्ल है। इसको जब बेंजीन में घोला जाता है तो बेंजीन में घोलने पर क्या होते हैं, ये एसिटिक अम्ल के दो अणु हो गए। बेंजीन विलायक में घोलने पर इसके दो अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या बना लेते हैं, द्विलक। ये दो अणु थे एसिटिक अम्ल का, एक अणु तो ये हो गया, है ना, और एक अणु कौन सा हो गया, ये वाला। ये दो अणु है और इनके बीच में क्या हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से विलयन के अंदर ये एक कण की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, मतलब ये दो कणों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, एक कण की तरह व्यवहार करेंगे, एक साथ रहेंगे, है ना। तो एक कण की तरह व्यवहार करेंगे तो आपने अगर 100 कण डाले हैं, 100 अणु अगर इसके डाले हैं तो वास्तव में विलयन में घुलने के पश्चात वो 100 अणु कितने अणु बदल जाएंगे, 50 अणु में। अब ये अलग बात है कि वो 50 अणु बड़े साइज के होंगे, लेकिन संख्या तो उनकी कितनी रह जाएगी, 50 ही रह जाएगी, मतलब संख्या आधी हो गई। तो ऐसे में जो अणुभार आना चाहिए था अणु संख्या गुणधर्मों के आधार पर, वो 100 के हिसाब से ना करके 50 के हिसाब से आएगा। तो कम हुई है कणों की संख्या तो अणुभार क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मान लो इसका 60 है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ऐसे में गलत मान आते हैं, और ये जो गलत मान आ रहे हैं अणुभारों के, इसी को क्या बोलते हैं हम, असामान्य अणुभार, जो कि संगुणन या वियोजन होने पर, विलेय का संगुणन या वियोजन हो रहा है तो ही इस तरह से प्राप्त होता है। अब कितना संगुणन हो रहा है, कितना वियोजन हो रहा है, और संगुणन और वियोजन की वजह से अणुभार में कितना अंतर आ रहा है, इसको कैसे स्पष्ट किया जाए। तो इसको स्पष्ट करने के लिए वॉन्टहॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक प्रस्तुत किया जिसको हम बोलते हैं वॉन्टहॉफ गुणांक I। वॉन्टहॉफ नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो असामान्य अणुभार निकालना है तो वियोजन और संगुणन की मात्रा के बीच में संबंध दर्शाने के लिए, संगुणन और वियोजन की मात्रा को स्पष्ट करने के लिए वॉन्टहॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक प्रस्तुत किया जिसको वॉन्टहॉफ गुणांक कहते हैं। तो क्या होता है ये वॉन्टहॉफ गुणांक, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो I बराबर संगुणन और वियोजन की मात्रा को बताने वाला गुणांक है, कितना वियोजन हो रहा है किसी विलेय का, कितना संगुणन हो रहा है। तो I बराबर क्या, प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म। प्रेक्षित का मतलब जितने प्राप्त हो रहे हैं, सैद्धांतिक का मतलब जितने होने चाहिए थे, है ना। तो ये इसके अलावा और कौन, मतलब इसमें अणु संख्या गुणधर्मों को अगर हम शामिल करें तो जैसे I बराबर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कौन सा, प्रेक्षित वाला, बटे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कौन सा, सैद्धांतिक वाला। इसी प्रकार क्वथनांक में उन्नयन कौन सा, प्रेक्षित वाला, क्वथनांक में उन्नयन सैद्धांतिक वाला। और कौन सा, हिमांक में अवनमन प्रेक्षित वाला और हिमांक में अवनमन सैद्धांतिक वाला। इसी तरह परासरण दाब कौन सा, प्रेक्षित वाला, और परासरण दाब कौन सा, सैद्धांतिक वाला। तो आपको परासरण दाबों के दोनों के मान पता है किसी विलयन के लिए, किसी विलयन का प्रेक्षित परासरण दाब इतना है, सैद्धांतिक परासरण दाब इतना है, तो वॉन्टहॉफ का मान बताइए, दोनों को डिवाइड करेंगे, I का जो भी मान आएगा। या I बराबर संगुणन या वियोजन जो भी हो रहा है के पश्चात मोलों की संख्या, जो विलेय के मोल है उनकी संख्या, मोलों की संख्या, या ले लो कणों की संख्या दे रखी है तो कणों की संख्या, क्योंकि मोल से ही कण निकलते हैं और कण से ही मोल निकलते हैं, कणों की संख्या या मोलों की संख्या, बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की या मोलों की संख्या। संगुणन या वियोजन के पश्चात और संगुणन या वियोजन के पूर्व। अणुभार के रूप में अगर हमें लेना हो, क्योंकि हम जानते हैं अणुसंख्या गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो अणुभार से अगर I निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक अणुभार उल्टा कर देंगे। भाई प्रेक्षित ऊपर आता है ना, लेकिन यहां पर सैद्धांतिक ऊपर आ जाएगा, बटे प्रेक्षित अणुभार। अब हमें तो सामान्य असामान्य से मतलब है, प्रेक्षित सैद्धांतिक से नहीं है। तो प्रेक्षित तो कौन सा है, जो
असामान्य है वो, और सैद्धांतिक कौन सा है, जो सामान्य वास्तव में जो होना चाहिए। भाई NaCl का होता है 58.5, तो जो होता है जो किताबों में दे रखा है वो तो है सामान्य, और प्रेक्षित मतलब जो मिल रहा है वो है असामान्य। ठीक है, तो इस तरह से I की वैल्यू हम इनसे निकाल सकते हैं। अब I का मान यदि 1 है ना, I की वैल्यू 1 है तो क्या हो गया, ना तो संगुणन हो रहा है ना क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। भाई जो अनुपात है सैद्धांतिक का और प्रेक्षित का वो 1 आ रहा है, तो I का मान 1 है तो ये संगुणन या वियोजन नहीं होता, वियोजन या संगुणन नहीं। I का मान ग्रेटर देन 1 है ना, तो वियोजन हो रहा है, मतलब कणों की संख्या बढ़ रही है। तो वियोजन के लिए I का मान 1 से ज्यादा आता है, और अगर संगुणन हो रहा है तो I का मान 1 से कम आता है संगुणन के लिए। जैसे NaCl टूट करके 2 आयन दे रहा है, Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl के लिए I का मान कितना हो जाएगा 2, AlCl3 के लिए कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार जैसे हमारा एसिटिक अम्ल था, अभी बेंजोइक अम्ल में क्या हो रहा था, जुड़ करके 1 बन रहा था, 2 से 1 बन रहा था, तो कितना हो जाएगा मान 1/2। तो I की वैल्यू इस तरह से होती है, I का मान 1 तो कुछ नहीं हो रहा है, I का मान 1 से ज्यादा तो वियोजन हो रहा है, और I का मान 1 से कम है तो संगुणन हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो I क्या होता है, संगुणन और वियोजन की मात्रा को बताने वाला एक गुणांक है, ये देखा। अब इस गुणांक को अगर हम शामिल कर लें, वैसे तो नॉर्मली जो सवाल होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, I के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ, तो हम ये मान के चलते हैं कि I का मान 1 है, मतलब संगुणन या वियोजन नहीं हो रहा है ना। तो संगुणन या वियोजन हो रहा हो, यानी कि प्रश्न में I के मान दिए गए हो, तो आप जो अणुसंख्य गुणधर्मों के जो समीकरण थे उनमें किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधित समीकरण हम लिखते हैं, तो जैसे कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला होता था क्या, PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 बराबर XB, जो शुरुआती फॉर्मूला था, इसको फिर खोल करके और आगे निकालते हैं वो बाद की बात है, लेकिन ये मेजर फॉर्मूला था। तो इसमें क्या कर दो, I को और ऐड कर दो, अगर संगुणन वियोजन नहीं हो रहा तो I का मान 1 रहेगा, मतलब समीकरण का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला था डेल्टा टी बराबर KB इंटू मोललता स्मॉल m। अब संगुणन या वियोजन हो रहा है, यानी I की वैल्यू दे रखी तो I से और मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा है हिमांक में अवनमन, तो उसमें भी क्या लिख दो, I लिख दो, और जो भी उसका फॉर्मूला था KF इंटू M वो लिख देंगे। इसको आगे वाला भी अनुभार वाला भी लिख सकते हैं, कोई सा भी हो, मतलब इसको आगे खोल भी सकते हैं, लेकिन I को और ले लेना है बस। तीसरा है, चौथा पाई बराबर क्या CRT था मान लो, तो ICRT कर देंगे, या पाई बराबर WB बटे MB RT अपॉन में V था, तो यहां पर I लगा देंगे। तो इस तरह से I को ऐड करके आप जो अणुसंख्य गुणधर्मों के समीकरण थे उनको इस प्रकार से उनमें संशोधन कर सकते हैं। अब इसके बाद तो एक छोटा सा टॉपिक और है, मतलब जब I का डायरेक्ट मान नहीं दिया जाता है, कुछ और दिया जाता है, तो हम I को कैसे प्राप्त करें, फिर उस I को अणुसंख्या गुणधर्म वाले समीकरण में रख करके कैसे आप अणुभार का मान या जो भी चीज पूछी जा रही है उसको प्राप्त करें। तो उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक और है, कोई खास नहीं है, लेकिन इसकी जो कई जो टफ सवाल जब आते हैं तो ऐसी कंडीशंस बन जाती है। तो उसके लिए भी हम, क्योंकि बुक में दे रखा है तो पढ़ लेते हैं कि वांट ऑफ गुणांक नहीं दे रखा, आपको प्राप्त करना है, प्रश्न में चाहिए सवाल हल करने के लिए। आयनन की मात्रा दे रखी है, आयनन की मात्रा का मतलब क्या हुआ कि आपने मान लो 10 मोल NaCl को किस में डाला, पानी में डाला, तो 10 के 10 मोल ही टूट नहीं रहे पूरी तरह से, उसमें से 8 ही मोल टूट रहे हैं। 8 मोलों का ही 8 मोल जो NaCl का है उसी का वियोजन हो रहा है, बाकी 2 मोल तो NaCl के रूप में ही है पानी के अंदर, है ना। कई विलय ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, या है ना, तो ऐसे में उनके पूरे के पूरे मोलों को हम I का मान डायरेक्ट नहीं ले सकते कि भाई NaCl 1 है टूट करके 2 दे रहा है तो I का मान 2 हो गया साहब, नहीं। इसमें क्या है कि पूरी 100% वियोजन नहीं हो रहा, 10 के 10 मोल पूरी तरह से वियोजित नहीं हो रहे, 8 ही हो रहे हैं, मतलब 80% वियोजन हो रहा है। यहां हम 1 के हिसाब से लें कि 1 मोल का कितना हो रहा है 0.8 मोल, अगर 1 मोल लेते तो कितना मोल वियोजित हो रहा है 0.8 मोल, तो इसको हम बोलते हैं वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा अल्फा। तो ये दे रखी हो तो I कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माना एक अवाष्पशील विलेय है, उसके आपने कितने लिए हैं, वो 1 मोल लिया आपने, और वो 1 मोल वियोजित होकर के उत्पाद है, कुछ भी B ले लो, उसके कितने मोल देता है N मोल,
तो कितने दे सकता है? तो एक जो है एन मोल देता है, इसके आगे एक है तो वो एन मोल देता है, ठीक है। NaCl का एक मोल कितने मोल देगा? 2 मोल Na प्लस के और Cl माइनस के, तो ये एक कितने देता है? एन देता है। तो प्रारंभ में ले लेते हैं वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व है ना, प्रारंभिक मोल, प्रारंभिक मोल कितने हैं इसके? एक, है ना। और इसके कितने रह जाएंगे? 0, क्योंकि उत्पाद तो बनेगा ही नहीं, अभी तक घोला ही नहीं हमने, वियोज घोलेंगे तब वियोजन होगा। तो वियोजन के पश्चात मोल, तो इसका तो हमने क्या कहा कि अल्फा वियोजित हो रहा है, मतलब आयनन की मात्रा जो है अल्फा, आयनन या वियोजन एक ही बात होता है, आयनन की मात्रा अल्फा दी है, तो एक मोल जो लिया था आपने प्रारंभ में उसका अल्फा वियोजित हो गया, तो कितना बच गया? 1 माइनस अल्फा, इसका कितना बन गया? एन अल्फा, ठीक है। तो वियोजन के पश्चात आपका जो अवियोजित जो विलेय है उसके मोल और वियोजन के पश्चात जो मोल है वो दोनों आ जाएंगे। तो वियोजन के पश्चात कुल मोल कितने हो गए? इसमें सभी आ गया, वियोजित हुआ है या नहीं वियोजित हुआ है उस सबका मोल आ गया, पश्चात कुल मोल, तो कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। वियोजन के पश्चात कुल मोल हो गए। वियोजन से पूर्व कितने मोल थे? तो हमें आई का मान निकालने के लिए वियोजन के पश्चात कुल मोल में वियोजन से पूर्व जो कुल मोल है उनका भाग देना पड़ेगा। तो वियोजन के पश्चात कुल मोल कितने हैं? ये हैं। तो इसको और अधिक अपन सिंप्लीफाई करें तो आई, यहां पर हम ले लेंगे प्लस अल्फा कॉमन, प्लस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। इसको करके देख लेना आप, ये आ जाएगा। और वियोजन के पूर्व कुल मोल कितने थे? 1। तो क्या करना है? वियोजन के पश्चात कुल मोल यानी 1 माइनस अल्फा और n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो इधर आ जाएगा आई। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और आई को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा n माइनस 1, भाई इस पूरे को आप यहां ले आए, है ना, इस पूरे को इधर ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा, और इस आई को इधर ले गए तो आई माइनस 1, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 अपॉन में आई माइनस 1। तो इस तरह से आपको वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा दे रखी हो तो उससे आई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए है ये। और ये n क्या चीज आ गया? ये n चीज ये है कि भाई NaCl टूटता है तो कितने देता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस 2 देता है ना, तो n बराबर कितना हो गया इसके लिए? 2। अगर AlCl3 कितने देता है? 4 आयन देता है, तो n का मान कितना हो गया? 4। तो ये n क्या है? प्राप्त होने वाले आयनों की संख्या किसी अणु के टूटने से, तो n तो वो है, आई वन टॉप गुणांक है, और अल्फा क्या है? वियोजन या आयनन की मात्रा। तो कई बार ये दी हुई होती है तो आई कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आप थोड़ा सा रख लेंगे इसको, अल्फा बराबर n माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1, ठीक है। अब ये तो था किसका? वियोजन हो रहा है तब वियोजन की मात्रा में और आई में संबंध। अगर संगुणन हो रहा हो तो वियोजन की मात्रा के स्थान पर हम शब्द क्या काम में लेंगे? संगुणन की मात्रा। तो अब क्या है अगला टॉपिक हमारा? आई व संगुणन की मात्रा, वन टॉप गुणांक व संगुणन की मात्रा, वही अल्फा से रिप्रेजेंट इसको करेंगे में संबंध। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपने 50 मोल एसिटिक अम्ल के डाले तो 50 के 50 मोल ही थोड़ी ना संगुणित होकर के द्विलक का निर्माण करेंगे, कुछ ही कर पाएंगे। तो इसमें संगुणन की मात्रा यहां पर भी 100% ना होकर के कुछ होगी, तो संगुणन की मात्रा की मान दिए जाए तो फिर कैसे आई का मान निकालेंगे? तो वही किसी विलेय के n मोल, वो हाँ n मोल विलेय जो है उसमें क्या है? 1 मोल टूट करके n मोल देता है, इसमें n मोल जुड़ करके 1 मोल बना रहे हैं, ऐसे मानते हैं। n मोल क्या बना रहा है? विलेय का 1 मोल बना रहा है ना। तो कैसे लेंगे? देखो a है वो मान लो b बना रहा है, तो a के कितने मोल ले लिए? n मोल, तो b के नीचे n आ जाएगा यहां पर, है ना। है तो a लेकिन मॉडिफाई हो गया तो मैंने उसको b कर दिया। भाई जैसे
CH3COOH, इसके दो अणु जुड़ करके क्या बना लेंगे, CH3COOH का होल ट्वाइस बना लेंगे। मतलब ये वाली राशि कहां चली गई, यहां। ठीक है, तो संगुणन में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमें क्या लेना है, वही प्रारंभिक मोल कितना है इसका, n, वो एक लेके चल लेंगे, एक मोल के लिए इसका एक है, इसका कितना है 0। ठीक है, अब इसका संगुणन के पश्चात तो इसका एक में से कितना वियोजित हो गया, अल्फा, सॉरी संगुणित हो गया अल्फा। तो इसका बनेगा कितना, तो वहां तो n अल्फा बनता था, यहां पर क्या करेंगे, अल्फा बटे n बन जाएगा, अल्फा बटे n। वही अब कुल मोल कितने हो जाएंगे संगुणन के पश्चात, संगुणन के पश्चात कुल मोल, तो जोड़ दो इसको, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में n। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है I बराबर संगुणन के पश्चात कुल मोल बटे संगुणन के पूर्व कुल मोल। संगुणन के पश्चात कितने, तो पश्चात है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में n, और पूर्व कितने थे, 1 बराबर I। अब इसको भी क्या है, सरल करेंगे इसको, तो आप अल्फा से गुणा कर दो इसको, है ना, या इसको n से गुणा कर दिया हमने, n से गुणा कर दिया तो ये हो गया n माइनस n अल्फा, और ये क्या बच जाएगा अल्फा, n से n कट जाएगा। ठीक है, तो I बराबर हमारे पास आ गया n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा। भाई यहां पर n से गुणा किया ना, तो n से n कट गया, यहां पर n से गुणा हो गया, यहां पर n से गुणा हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने चूंकि पूरे समीकरण को गुणा किया है, तो यहां पर ये n यहां भी आ जाएगा, पूरे समीकरण से गुणा किया ना, तो इस तरह से n यहां भी आ जाएगा। अब ये हो गया ni। ठीक है, अब इस तरह से इसमें क्या करें, यहां पर आप कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेते हैं इसमें, है ना, तो ये क्या बन गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, और ये n इंटू आई। अब एक मिनट, तो इसको सरल करना है, सरल करना ही समस्या है। ठीक है, सरल कई तरीके से किए जा सकते हैं, तो हम कैसे भी कर सकते हैं, जितना जो हमारे लिए सही बैठे। तो हम क्या करते हैं, इस n को भी इधर ले आते हैं, है ना, तो n को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का n हो जाएगा इधर, बराबर ये बच गया आपका माइनस n अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसमें से अल्फा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन लेने के पश्चात यहां तो माइनस n बच जाएगा और यहां पर 1 बच जाएगा, तो 1 माइनस n लिख सकते हैं इसको। भाई यहां पर माइनस n बच गया और यहां पर 1 बच गया, तो 1 माइनस n, अल्फा कॉमन ले लिया, और इस n को, ये प्लस का था, इसको इधर लेके आए तो माइनस का n हो गया। अब इसमें भी क्या कर लेंगे अपन, n कॉमन लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा i माइनस 1 बराबर अल्फा 1 माइनस n। अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये n i माइनस 1 बटे 1 माइनस n। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दिख नहीं रही होगी शायद, तो ऊपर लिख देते हैं इसको, अल्फा बराबर n i माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस n। थोड़ी सी जटिल लगती है इक्वेशन, संगुणन की मात्रा दे रखी है अल्फा आपको, तो i कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का ये है। और यहां पर भी n क्या चीज है, बेंजीन के दो अणु जुड़ करके एक बना रहे हैं, तो n का मान कितना हो गया 1/2। ठीक है, 3 अणु जुड़ करके एक बना रहे हैं तो 1/3, 5 अणु जुड़ करके एक बना रहे हैं तो 1/5, तो n का मान तो ये होता है। आई वन टाउ गुणांक है ही, अल्फा यहाँ पर क्या है, अगर संगुणन हो रहा है तो संगुणन की मात्रा, और अगर वियोजन हो रहा होता तो पिछले जो समीकरण आया था उसके अंदर वो क्या था, वियोजन की मात्रा। तो 2-3 न्यूमेरिकल्स हमारी
कॉपी में, किताब में जहाँ पर ये टॉपिक पूरा रहा वहाँ पर दे रखे हैं संगुणन और वियोजन के, उसको आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। वैसे कोई खास नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत जटिल हो जाता है यहाँ तक आते आते क्वेश्चन। तो ये संगुणन और वियोजन का जो लास्ट वाला टॉपिक था ये थोड़ा सा टफ मान सकते हैं, बाकी और सब कुछ ईजी है। टफ क्या है इसमें, बस ये थोड़ा याद रखना पड़ता है, क्योंकि उतना निकालते हैं तो इतना लफड़ा होता है। तो डायरेक्ट अगर याद रखते हैं तो याद रहता नहीं है, लेकिन काम भी आता नहीं है इतना ज़्यादा। तो इसी के साथ हमारा जो मीडियन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसकी एक क्लास और बचेगी हमारी, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।